आज का हमारा टॉपिक अगस्त कांट है। अब अगस्त कांट फ्रेंच थिंकर हैं और इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्टूडेंट सही तरीके से कई बार नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रांसीसी भाषा में अगस्त काम्टे का जो सही उच्चारण है वो अगस्त कोंत है। कुछ किताबों में सही भी लिखा हुआ होता है, हिंदी की किताबों में ज़्यादातर जो है कहीं पे अगस्त कोम्टे, कहीं पे अगस्त काम्ट, इस तरह से है। तो अगस्त काम्ट जो है वो ज़्यादा सही है। 1798 से और 1857 तक, जब भारत की जो है स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, वो इनका जो है समय रहा है। फ्रेंच थिंकर थे, पहले सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही समाजशास्त्र को इसका नाम दिया। पहले सोशल फिजिक्स नाम देना चाहते थे, सोशल फिजिक्स नाम नहीं दिया क्योंकि क्वेटलेट ने उसको अपने रिसर्च पेपर में पहले ही यूज कर लिया था। समाजशास्त्र एक विज्ञान बने, एक ऐसा विज्ञान बने जो कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करे, ये परिकल्पना सबसे पहले इन्होंने की। ये विचार यद्यपि सेंट साइमन के जो है मस्तिष्क में भी आया था। सेंट साइमन के ये सचिव रहे थे, वो भी एक दार्शनिक थे, लेकिन उनके साथ इनका वैचारिक मतभेद हो गया। सेंट साइमन जो है इनके साहित्य को और इनके जो लेख होते थे उनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता था। सेंट साइमन अपने नाम से कई बार जो है छप जाते थे इनके लेख, तो इसलिए इनका मतभेद हो गया। वैचारिक मतभेद की वजह से सेंट साइमन से अलग हो गए। शुरू में इन्होंने जो है पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई शुरू की थी, और वहाँ पर भी इन्होंने जो है हड़ताल की, और उस इंस्टीट्यूट के खिलाफ कुछ इनके विचार थे, तो इस वजह से वहाँ से भी इनको जो है छोड़ना पड़ा उस इंस्टीट्यूट को। उसका नाम इकॉल पॉलिटेक्निक था। तो मैथ्स और फिजिक्स के स्टूडेंट भी रहे थे शुरू में, लेकिन बाद में जा करके दार्शनिक विचारों की तरफ मुड़ गए, और उसके बाद उन्होंने सोशियोलॉजी को इसका जो है नाम दिया। इसी वजह से इन्हें जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। दो मेन बुक इनकी पॉजिटिव फिलोसफी और पॉजिटिव पॉलिटी हैं। पॉजिटिव फिलोसफी 6 वॉल्यूम में आई थी, और इसी में जो है समाजशास्त्र के जो प्रारंभिक इनके सिद्धांत हैं वो हैं। पॉजिटिव पॉलिटी इनके बाद के विचारों का संग्रह है जो 4 वॉल्यूम्स में है, और इस बुक में इन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में बताया है। अब फ्रेंच थिंकर अगस्त कॉम्ट के जो है जो सिद्धांत हैं और जो थ्योरीज हैं जो आप लोगों के सिलेबस में हैं, उनके बारे में जान लीजिए। इनके 4 प्रमुख सिद्धांत आप लोग पढ़ते हैं: क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, लॉ ऑफ 3 स्टेज, और पॉजिटिविज्म, और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि विज्ञानों का संस्करण, मानव के मस्तिष्क और समाज के विकास के 3 चरण, प्रत्यक्षवाद, और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता का धर्म। ये 4 इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। पॉजिटिविज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे जो है विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। तो सबसे पहले इसमें इनकी थ्योरीज में विज्ञानों का जो संस्करण है उसके बारे में देखते हैं। पर्पस क्या रहा है इनका विज्ञानों का संस्करण करने का? ये एक सोशियोलॉजी के अध्ययन का बैकग्राउंड तैयार करना चाहते थे, और सोशियोलॉजी को उसमें ये सबसे ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स और मानवता के निकट एक ऐसा जो है विज्ञान दिखाना चाहते थे। ये नेचुरल साइंस नहीं है, सोशल साइंस है, लेकिन ये मानव जीवन से संबंधित कॉम्प्लेक्स घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सक्षम है। इसलिए इन्होंने सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल साइंसेज कह करके पुकारा है, और एक तरह से ये विज्ञानों की रानी मानते हैं इस सब्जेक्ट को। इन्होंने 2 बेस रखे साइंस का क्लासिफिकेशन करने के लिए: इंक्रीजिंग डिपेंडेंस और डिक्रीजिंग जनरलिटी। ये 2 पॉइंट आप याद रखें। इंक्रीजिंग डिपेंडेंस का मतलब ये है कि कोई भी विषय जो बाद वाला है इनके श्रेणी क्रम में, विज्ञानों के संस्करण में, उसमें जो बाद वाले विषय हैं उनकी डिपेंडेंस बढ़ती चली जाती है ऊपर वाले विषयों पर, और जनरलिटी उनकी घटती चली जाती है। यानी कि जो विषय सबसे नीचे रहेगा वो विषय सबसे कम सामान्य होगा, और जो विषय सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन दूसरी चीज जो है, जो विषय सबसे ऊपर होगा वो भले ही सबसे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो मानवता के सबसे ज्यादा निकट है, मानव के सबसे ज्यादा निकट है, मानव जीवन के मूल्यों का और मानव जीवन के पक्षों का अध्ययन करने में सबसे ज्यादा सक्षम है। इन्होंने विज्ञानों का संस्करण करते हुए सबसे नीचे मैथ्स को रखा है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी को, उसके बाद फिजिक्स को, उसके बाद केमिस्ट्री को, उसके बाद बायोलॉजी को, और सबसे ऊपर इन्होंने सोशियोलॉजी को रखा। सोशियोलॉजी को इन्होंने मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंस और मदर ऑफ ऑल साइंसेज माना है। इसको याद रखने के लिए एक कोड आप याद रख सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आप ये लिखें। ये डायग्राम भी आप अपने जो है एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। MAPCB, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद जो है सबसे ऊपर सोशियोलॉजी। तो MAPCB और उसके बाद सोशियोलॉजी, इस तरह से आप इस हायरार्की को साइंस की जो इन्होंने बताई है उसको याद रख सकते हैं।
कॉम्ट ने जो है ये कहा है कि विज्ञान की जो तीन अवस्थाएं हैं, धर्मशास्त्रीय और मेटाफिजिकल और सबसे बाद वाली जो प्रत्यक्षवादी अवस्था है, इसमें हम वैज्ञानिक अवस्था से होकर के गुजरते हैं, लेकिन अलग अलग विज्ञान जो हैं, जिनकी बात अभी यहाँ पर की गई, MAPCB, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी की, इन सभी में जो है श्रेणी क्रम में जो भी सब्जेक्ट जितना ज्यादा ऊंचा होगा वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उतनी जो है देर से जाएगा। ये भी इनका एक सिद्धांत है इसमें। तो सबसे ज्यादा मानव जीवन के निकट, मानव जीवन के पक्षों के जो सबसे ज्यादा निकट है वो सोशियोलॉजी है, और जो सबसे कम है वो मैथमेटिक्स है। सबसे कम जनरल जो है वो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो है वो सोशियोलॉजी है। ये इनका विज्ञानों का संस्करण है। सेकंड प्रिंसिपल जो आप इन लोगों का पढ़ते हैं वो है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन ब्रेन। मानव के मस्तिष्क के विकास के तीन चरण मुख्य रूप से इनको कह सकते हैं, और इनको इन्होंने तीन भागों में बांटा: थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिव स्टेज। सेंट साइमन के शिष्य के रूप में जब ये काम कर रहे थे तो मानव जाति के विकास की अवस्थाओं को इन्होंने जानने का प्रयास किया था, और इस अध्ययन को समझने के लिए इन्होंने इन तीन अवस्थाओं की परिकल्पना की। इसमें धार्मिक स्तर है जो सबसे पहले नंबर पर है। थियोलॉजिकल स्टेज जो है उसके भी तीन भाग हैं: फैटिजिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म। फैटिजिज्म का मतलब वस्तु पूजा की अवस्था है, पॉलीथिज्म का मतलब बहुदेववाद है, और मोनोथिज्म का मतलब एकेश्वरवाद है। यानी कि हमारे जो धार्मिक स्तर भी है चिंतन का, वो भी तीन स्तरों में पाया जाता है। मेटाफिजिकल स्टेज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट स्टेज होती है। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। धार्मिक स्टेज जो है, धार्मिक स्तर जो है, इसमें सभी चीजों को ईश्वर के प्रतिरूप के बारे में समझा जाता है। ये माना जाता है कि अलौकिक जो प्राणी है उनकी क्रियाओं का परिणाम है, जो भी क्रिया समाज में घट रही है वो सब ईश्वरीय इच्छा से घट रही है। देवी देवता जो है, एक तरह से परिकल्पना की जाती है कि देवी देवता जो है हर एक क्रियाकलाप के पीछे रहते हैं। अब इसके जो तीन भाग बांटे गए हैं, पहला जो है फैटिजिज्म, जीवित सत्तावाद। इसमें क्या समझा जाता है जीवित सत्तावाद में, इसका नाम नोट कर लें। इसमें यह माना जाता है कि हर एक वस्तु के अंदर जो है ईश्वर का निवास है। वस्तुओं को ही एक तरह से जीवित सत्ता मान ली जाती है, कि उन्हीं के अंदर जो है एक सत्ता का अनुभव किया जाता है और अलौकिक शक्ति का अनुभव किया जाता है, और उसी पे विश्वास करके आगे बढ़ा जाता है। दूसरी चीज है पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म यानी कि बहुदेववाद। एक से ज्यादा ईश्वर में विश्वास किया जाने लगता है, वस्तु पूजा के स्तर से निकल जाते हैं, और हर एक अलग अलग देवता की कल्पना कर ली जाती है। जैसे वायु के अलग देवता की कल्पना कर ली, अग्नि के अलग देवता मान लिए गए, और इसी तरह से अ, वर्षा के अलग देवता मान लिए गए, समुद्र के अलग देवता मान लिए गए। इन अलग अलग देवताओं की जब कल्पना कर लेते हैं तो वो बहुदेववाद का स्तर कहलाता है मानव मस्तिष्क के चिंतन का। लेकिन है ये भी धार्मिक स्तर ही। और यहाँ पर यह माना जाता है कि हर एक अलग अलग घटना अलग अलग देवता के जो है कार्य है। उसका जो निर्धारण करना है, उसका जो घटना का कारण है, वो अलग अलग देवता, ये मान लिया जाता है। मोनोथिज्म की अवस्था इससे थोड़ी सी उच्च अवस्था है, एकेश्वरवाद की अवस्था। एकेश्वरवाद की अवस्था का मतलब ये है कि अब बहुत सारे देवताओं की परिकल्पना जो है उससे मानव मस्तिष्क जो है वो थक चुका है। तो सोचता है कि एक ही ईश्वर की कल्पना कर ली जाए, सारे संसार को जो है एक ही शक्ति के द्वारा संचालित मान लिया जाए। तो यहाँ पर मानव मस्तिष्क जो है वो मोनोथिज्म की तरफ बढ़ जाता है। मोनोथिज्म के बाद दूसरी अवस्था जो है मानव चिंतन की, जब धार्मिक स्तर से थोड़ा ऊपर व्यक्ति उठता है, तो वो आ जाती है मेटाफिजिकल स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट पावर में, अदृश्य शक्ति में विश्वास किया जाने लगता है। ये माना जाने लगता है कि ईश्वर जो है वो अलौकिक है, अदृश्य है, निराकार है। निराकार ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वो मेटाफिजिकल स्टेज ही है। मेटाफिजिकल स्टेज में जो है ईश्वर को साकार रूप में न मान करके निराकार रूप में मान लिया जाता है। फैटिजिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म की अवस्था से यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं, और ये मान लिया जाता है कि हर एक जो घटना घट रही है वो ईश्वरीय सत्ता के कारण घट रही है, लेकिन वो ईश्वरीय सत्ता जो है वो निराकार रूप में विद्यमान है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है पॉजिटिव स्टेज। यही साइंटिफिक स्टेज है। यहाँ पर धर्म को नकारा जाता है, धार्मिक विचारों का महत्व कम हो जाता है, तार्किक विचारों का महत्व बढ़ जाता है, रेशनैलिटी बढ़ जाती है, चिंतन का स्तर बढ़ जाता है। हर एक चीज को निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण, ये जो स्तर है विज्ञान के, इन विज्ञान के स्तरों के आधार पर समझने की कोशिश की जाती है।
तो ये पॉजिटिव स्टेज आ जाती है। यही वो स्टेज है जहाँ पर आकर के जो है मनुष्य जो है मनुष्य के बारे में चिंतन करने लगता है, मानवता के धर्म का विकास हो जाता है। तो ये सबसे उच्च स्तर माना है अगस्त कॉम्ट ने मनुष्य के चिंतन का। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में पूरी तरह से थियोलॉजिकल स्टेज में हो, धार्मिक स्तर में हो, या पूरी तरह से मेटाफिजिकल स्टेज में हो, या पूरी तरह से पॉजिटिव स्टेज में हो। हम अपने जीवन के अलग अलग कार्यों को करते हुए एक ही समय में तीनों स्तरों में रह सकते हैं। जैसे हम कोई धार्मिक क्रियाकलाप या पूजा कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा जो स्टेज है वो थियोलॉजिकल स्टेज है। उस टाइम हमारा मस्तिष्क थियोलॉजिकल स्टेज में काम कर रहा है। हो सकता है हम वस्तु पूजा कर रहे हो सकता है हम बहुदेववाद को मानते हो सकता है हम एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हम उस टाइम पर धार्मिक स्तर में हैं। उसके बाद दूसरी जो स्टेज हो सकती है वो मेटाफिजिकल स्टेज भी हो सकती है हमारे जीवन की, जब हम जीवन के आदर्शों की बात करते हैं, जीवन के मूल्यों की बात करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। तो उस टाइम पर हम एब्स्ट्रैक्ट मेटाफिजिकल स्टेज में। साथ ही साथ एक व्यक्ति धार्मिक स्टेज में भी है, मेटाफिजिकल में भी है, पॉजिटिव स्टेज में भी हो सकता है। यदि वो कोई अनुसंधान कार्य कर रहा है, यदि वो अपने ऑफिस में कोई साइंटिफिक रिसर्च पे काम कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उस टाइम पर उसका चिंतन पॉजिटिव भी हो सकता है, साइंटिफिक भी हो सकता है। तो हम अपने जीवन में एक ही समय में तीनों स्तरों में हो सकते हैं। मानव जीवन के चिंतन का विकास का जो क्रम है उसमें भले ही जो हमारे से पुरातन संस्कृतियां रही है, पुरातन मानव रही हैं, उनके जीवन में एक साथ ये तीनों स्टेज ना हो, लेकिन आधुनिक समय में हम ये कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति के जीवन में मानव मस्तिष्क के अंदर ये तीनों स्टेज एक साथ अलग अलग समय पर विद्यमान हो सकती है। ये चीज आपको समझनी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो इनका प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेज और लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के बाद, वो है पॉजिटिविज्म, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इन्हें प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन को, यानी कि जो हमारी निराकार ब्रह्म की जो संकल्पना है, एक तरह से अदृश्य शक्ति की जो संकल्पना है, उसको पूरी तरह से नकारता है। ये पूरी तरह से निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण के आधार पर वैज्ञानिक चिंतन को मानता है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो है वो साइंटिफिक मेथड्स को मानती है। इसमें जो पूरी की पूरी फैक्ट जो है मैटर से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको हम डाटा के एक्सपीरियंस पर अनुभव करने की कोशिश करते हैं, सूचनाओं के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। और ये एकदम से जो है विकसित नहीं हुई है और इसके कई सारे नाम हैं। इसको एक ही नाम से नहीं जाना जाता है, कहीं पे इसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी कहते हैं, कहीं पर लॉजिकल एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं। और आजकल जो है इसको कहीं पर कहीं कहीं पे 20वीं शताब्दी के बाद से एनालिटिकल फिलोसफी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके नाम भी कई सारे हैं, नाम से भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिविज्म के जन्मदाता अगस्त कॉम्ट को माना जाता है, लेकिन विचार ये पहले सेंट साइमन के मस्तिष्क में भी आया था, लेकिन सेंट साइमन इस विषय में, इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सके। सेंट साइमन ने कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि दोनों मिलकर के काम कर रहे थे, लेकिन अगस्त कॉम्ट और सेंट साइमन जो है वैचारिक मतभेद के कारण अलग अलग हो गए थे। कॉम्ट मानते हैं कि अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण व्यवस्थित कार्यप्रणाली के द्वारा जो है केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि समाज का अध्ययन भी कर सकता है। और यही प्रत्यक्षवाद है। यानी कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा केवल ऐसा नहीं है कि हम नेचुरल साइंसेज की स्टडी कर सकते हैं, हम सोशियोलॉजी में सामाजिक घटनाओं की, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी स्टडी भी कर सकते हैं। और यही चीज है कि साइंटिफिक मेथड से सोसाइटी की घटनाओं का, जो कि कॉम्प्लेक्स घटना है, उनका अध्ययन करना, यही प्रत्यक्षवाद है। ये अपने आप को धार्मिक विचारों से और तात्विक विचारों से, यानी कि थियोलॉजिकल विचारों से और मेटाफिजिकल विचारों से अलग रखने की कोशिश करता है। इसकी जो अध्ययन प्रणाली होती है वो पूरी तरह से साइंटिफिक होती है। अब इसके जो चरण हैं उसके बारे में भी अगस्त कॉम्ट ने बताया है कि क्या चरण रहते हैं। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम चुनते हैं, एक अध्ययन का विषय चुनते हैं पॉजिटिविज्म में। उसके बाद हम डाटा का कलेक्शन करते हैं। डाटा का कलेक्शन करने के बाद जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसका हम एनालिसिस करते हैं। पहले डाटा कलेक्ट हुआ, और डाटा कलेक्ट होने के बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम जो समान विशेषताएं वाले तथ्य होते हैं, एक जैसी विशेषताओं वाले तथ्य होते हैं, उनको हम क्लासिफिकेशन के थ्रू अलग अलग ग्रुप्स में रख लेते हैं और सबसे एंड में हम रिजल्ट निकालते हैं। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है, जो कि मेथड रिसर्च का मेथड होता है। रिसर्च का जो साइंटिफिक मेथड है वही साइंटिफिक मेथड फॉलो करता है पॉजिटिविज्म की। सबसे पहले आप समस्या का चयन करेंगे, समस्या का चयन करने के बाद तथ्यों को एकत्र करेंगे, तथ्यों को एकत्र करने के बाद तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, इसके अंतर्गत आप तथ्यों को वर्गीकरण करेंगे और उन्हें अलग अलग वर्गों में समान विशेषताओं के आधार पर विभाजित करेंगे।
और सबसे एंड में आप जो है रिजल्ट जो है प्रतिपादित करेंगे, रिजल्ट सबसे एंड में आएगा। ये पूरी की पूरी साइंटिफिक मेथड को प्रोसेस को फॉलो करता है। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशन समझ लीजिए। ये मानता है कि प्राकृतिक घटनाएं जो है एकाएक नहीं होती हैं, बल्कि निश्चित नियमों के अनुसार घटित होती हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अपने आप को धार्मिक और दार्शनिक और तात्विक विचारों से अलग रखने की कोशिश करता है। तीसरी चीज, इसका जो अप्रोच है वो पूरी तरह से साइंटिफिक है। चौथी चीज इसमें आप समझ सकते हैं कि अ, प्रत्यक्षवाद किसी भी ऐसी घटना से संबंध नहीं रखता है जिसे कि हम सामने देख नहीं सकते हैं, जो कि हमारे सामने उपस्थित नहीं है। अदृश्य घटनाओं से अपना कोई भी संबंध नहीं रखता है, उनका कोई भी अध्ययन प्रत्यक्षवाद में नहीं किया जाता है। यानी कि केवल निरीक्षण योग्य जो घटनाएं हैं उन्हीं का अध्ययन हम पॉजिटिविज्म के अंतर्गत करते हैं। इनका जो पॉजिटिविज्म है वो, अगस्त कॉम्ट का जो पॉजिटिविज्म है वो एक उपयोगितावादी विज्ञान है। उपयोगितावादी विज्ञान का मतलब यह है कि यथार्थ ज्ञान जो हम प्राप्त करेंगे पॉजिटिविज्म के थ्रू, वो ऐसा नहीं है कि वो किताबों में रखा रह जाए, बल्कि उस ज्ञान का प्रयोग हम सामाजिक समस्याओं के सुलझाने में कर सकते हैं। ये मेन चीज है कि पॉजिटिविज्म केवल ऐसा नहीं है कि उसको आपने अध्ययन किया, कोई भी निष्कर्ष निकाला वैज्ञानिक माध्यम से और उसको लिख करके किताबों में रख दिया और रिसर्च पेपर के रूप में रख दिया, ऐसा नहीं है। उसको सोशल प्रॉब्लम्स में यूज किया जा सकता है, उनको समाधान में यूज किया जा सकता है। और सबसे लास्ट चीज ये है, सबसे लास्ट अजम्पशन ये है पॉजिटिविज्म के बारे में अगस्त कॉम्ट के, कि इनका प्रत्यक्षवाद केवल विज्ञान ही नहीं है बल्कि एक रिलीजन भी है। और वो रिलीजन कैसा है? वो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, मानवता का धर्म है। इसमें जो है मानवता के आदर्शों के आधार पर एक नवीन समाज की कल्पना की जाती है, और वो नवीन समाज कैसा होगा? वर्गहीन होगा, उसमें किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा। चर्च की सत्ता ना होकर के वहां पर जो है मानवतावाद की सत्ता होगी। वहां के पुजारी जो है वो चर्च के पुजारी न होकर के कौन होंगे? वो अपने आप में सोशल थिंकर्स होंगे, जो कि समाज के बारे में सोचते हैं। तो ये इस तरह के विज्ञान की कल्पना भी करता है एंड में जाकर के। और ये आखिरी एजम्पशन इसलिए है क्योंकि बाद में जाकर के पॉजिटिव पॉलिटी में, अगस्त कॉम्प्लेक्स के बारे में, हम लास्ट प्रिंसिपल के बारे में आपको भी बताने वाले हैं, उसमें इनके विचारों में परिवर्तन हो गया था। और इनके विचार थोड़े से जो है साइंटिफिक मेथड से और थोड़ा सा जो है धार्मिक स्तर की तरफ भी मुड़े थे, और इन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की परिकल्पना की। अब लास्ट इनका जो प्रिंसिपल है, आई होप कि आपको पॉजिटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू सोसाइटी की कॉम्प्लेक्स घटनाओं का अध्ययन संभव है, ऐसा केवल नेचुरल साइंस में नहीं कर सकते हैं, सोशल साइंस में भी कर सकते हैं, ये पॉजिटिविज्म है। इसका आपको कॉन्सेप्ट और असम्पशन समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट जो इनका प्रिंसिपल है वो है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। पॉजिटिव पॉलिटी में इन्होंने अपना ये प्रिंसिपल प्रतिपादित किया था, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो एक साइंटिफिक रिलीजन होगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब इसमें मेन चीज ये है कि सेरेब्रल हाइजीन एक कॉन्सेप्ट आता है, एक टर्म आती है सेरेब्रल हाइजीन। टर्म ये है कि अगस्त कॉम्ट ने अपने विचारों को परिष्कृत करने के लिए, और इसलिए कि उनके विचार दूसरे विचारकों के विचारों से प्रभावित ना हो, उन्होंने दूसरों की किताबें पढ़ना, दूसरों के व्याख्यान सुनना बंद कर दिया था पूरी तरह से। ये इस चीज को एक टर्म देते हैं सेरेब्रल हाइजीन। ये इन्हीं की दी हुई टर्म नहीं है, पहले से चली आ रही थी, लेकिन ये इसको उन्होंने फॉलो किया। इन्होंने ये माना कि कुछ समय के लिए यदि दूसरों के लिखे हुए विचार, दूसरों की किताबें लिखना, पढ़ना, सुनना ये बंद कर देंगे तो इनके अपने विचार परिष्कृत हो जाएंगे। ये जिस ढंग से सोचना चाहते हैं उस ढंग से ज्यादा साइंटिफिक मेथड से सोच पाएंगे। तो इसको मानते हैं उन्होंने सेरेब्रल हाइजीन का कॉन्सेप्ट फॉलो किया। इनका जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है वो रिलीजन विदाउट गॉड होगा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर भगवान की परिकल्पना उस तरह से नहीं की गई है जैसे कि हम अन्य धर्मों में करते हैं। धर्म का मतलब अलौकिक शक्ति में विश्वास होता है, भले ही वो धर्म आपका यहूदी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख कुछ भी हो। लेकिन उन सभी धर्मों में मेन चीज ये है कि हम एक अलौकिक शक्ति को मानते हैं, और उस अलौकिक शक्ति से डर के, एक तरह से सोशल कंट्रोल का माध्यम है रिलीजन। तो सोशल कंट्रोल उससे ये हो जाता है कि अनौपचारिक माध्यम से रिलीजन जो है वो समाज में होने वाले जितने भी हमारे डिसऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी क्राइम है, उन पर कंट्रोल कर देता है बिना आपको दंड दिए। आप ईश्वर की सत्ता से डर करके बहुत सारे अपराध नहीं करते हैं। सिर्फ यही एक जो है परिकल्पना है। धर्म जो है वो बना हुआ है और हमेशा के लिए बना रहेगा समाज में, और धर्म सोशल कंट्रोल के एक साधन के रूप में है। लेकिन यहाँ पर जो है, और वो बात अलग है कि हम धर्म को जो है केवल सोशल कंट्रोल के साधन के रूप में ना देख करके कई बार आडंबरों के, झाड़ फूक के और दूसरी साइड चले जाते हैं, टाइम वेस्टिंग की तरफ चले जाते हैं। और कई बार जो है हम कर्म के सिद्धांत को भूल जाते हैं, गीता के सिद्धांत को भूल जाते हैं, वो चीज अलग है। यहाँ पर जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट आया इनका,
मानवता के धर्म का, वो इसलिए आया क्योंकि उस टाइम के फ्रांसीसी समाज की जो स्थितियां परिस्थितियां थी, वहां पर रिलीजन जो था वो आडंबर की तरफ तो बढ़ ही रहा था। दूसरी चीज ये थी कि चर्च की सत्ता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। चर्च जो कहेगा वही जो है सर्व लोगों के लिए मान्य हो जाएगा। तो यहाँ पर गॉड वो नहीं है जो चर्च का पादरी बताता है। यहाँ पर प्रिस्ट पुजारी जो है वो कौन है? वो सोशल थिंकर्स हैं, जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, जो सोसाइटी की कॉम्प्लेक्स घटनाओं के बारे में सोचते हैं। तो साइंटिफिक यहाँ पर पुजारी है, साइंटिफिक मेथड से सोचने वाले लोग हैं। लेकिन अगस्त कॉम्टे का ये सिद्धांत उनके विचारों में परिवर्तन की वजह से, क्योंकि एक व्यक्ति जब पूरी तरह से धर्म की बात कर रहा है, उसके बाद वो एक व्यक्ति जो पूरी तरह से पॉजिटिविज्म की बात कर रहा है, एक व्यक्ति जो पूरी तरह से धर्म को नकारने की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि पॉजिटिविज्म अपने आप को धार्मिक और तात्विक विचारों से दूर रखता है। और उसका अगला सिद्धांत अगली किताब में पॉजिटिव पॉलिटी में रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पाया जाता है, जो कि पूरी तरह से एक तरह से धर्म की बात करता है। यानी कि एक व्यक्ति अपने विचारों को विज्ञान, पहले तो धर्म को नकारता है और विज्ञान की तरफ अपने विचारों को उन्मुख करता है, और फिर विज्ञान को ही नकार देता है और फिर से धर्म की तरफ उसके विचार उन्मुख हो जाते हैं। तो इस वजह से आ, इनके जो समकक्ष या फिर इनके जो अध्ययन करने वाले समाज वैज्ञानिक हैं, जैसे कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरह, उन्होंने इनका काफी आलोचना की है। इनके अनुयायी भी जो थे अगस्त कॉम्ट के, वो भी कई बार कई सारे इनका साथ छोड़ करके एंड में चले गए और इन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इस वजह से, विचारों में परिवर्तन की वजह से। जो आप लिखते हैं अगर आप उस चीज से कल हट जाएं तो निश्चित रूप से आपके फॉलोअर्स आपका साथ छोड़ देंगे। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ। लेकिन रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी एक ऐसा नहीं है कि उसे पूरी तरह से नकार दिया जाए, ये काम हम लोगों का नहीं है। जब तक किसी प्रिंसिपल के बारे में पूरी तरह से स्टडी ना कर दी जाए तो कोई भी व्यक्ति उसको पूरी तरह से नकार नहीं सकता है। प्रत्यक्षवादी कार्यप्रणाली से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो वास्तविक ज्ञान होगा, ये मानते थे अगस्त कॉम्ट। और वो ज्ञान जो है पूरी मानवता को एक सूत्र में बांध देगा। ये कुल मिलाकर के इनका रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का प्रिंसिपल था। और उसके द्वारा जो एक रिलीजन विकसित होगा, वो रिलीजन जो आजकल समाजों में व्याप्त रिलीजन है उन रिलीजन से अलग होगा। और उसको हम मानवता के धर्म के रूप में जानेंगे। ये इनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको या तो पूरी तरह से सही ढंग से समझा नहीं गया या विचारों के परिवर्तन के रूप में देखा गया, तो इस वजह से कुछ फॉलोअर्स एंड में इनसे अलग हो गए थे। तो आपने अगस्त कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद समझा, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस समझा, जिसमें कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और सबसे बाद में सबसे कॉम्प्लेक्स साइंस के रूप में अगस्त कॉम्ट सोशियोलॉजी को रखते हैं। अपने अगस्त कॉम्ट का लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस समझा, जिसमें कि मानव के बौद्धिक चिंतन के विकास के तीन स्तर, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिव स्टेज के बारे में बताया है। उसके बाद आपने पॉजिटिविज्म के बारे में समझा, पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म किस तरह से सोसाइटी को अफेक्ट करता है, पॉजिटिविज्म के चरण क्या है, साइंटिफिक मेथड है ये। इसमें सबसे पहले समस्या का चयन, उसके बाद तथ्यों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, विश्लेषण, और सबसे बाद में निष्कर्षों का प्रतिपादन। चार चरण समझे। उसके बाद पॉजिटिविज्म की कुछ असम्पशंस आपने समझी। और सबसे अंत में आपने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि मानवता का धर्म है, एक साइंटिफिक धर्म है, जिसमें कि पुजारी जो है वो खुद समाजशास्त्री और समाज वैज्ञानिक या फिर समाज के बारे में चिंतन करने वाले लोग होंगे। आई होप आपको अगस्त कॉम्ट का पूरा कॉन्सेप्ट और थियरीज और प्रिंसिपल्स और साथ ही साथ जो है अ, अन्य विचार समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अब चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।